बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसफार्मर। ये एक ऐसा डिवाइस है जो एसी वोल्टेज को कम या ज़्यादा करने के काम में आता है। इसका सिद्धांत है म्यूचुअल इंडक्शन, जो कि हम पढ़ चुके हैं पहले से। इसकी कंस्ट्रक्शन बहुत इजी है। इट कंसिस्ट ऑफ ए रेक्टेंगुलर सॉफ्ट आयरन कोर विच इज़ मेड अप ऑफ द लैमिनेटेड शीट्स। लेमिनेशन का मीनिंग भी पहले मैं आपको बता चुकी हूँ। लेमिनेशन करने से क्या इंक्रीज़ हो जाता है? रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस बढ़ने से करंट की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती है। यहाँ पर हमने प्राइमरी टर्न्स ली हैं जिसके साथ एसी को ज्वाइन किया है, तो ये हमारा इनपुट सर्किट हो गया। यहाँ पे हमारी सेकेंडरी टर्न्स हैं। यहाँ पर हमने आउटपुट रेजिस्टेंस लिया R, एक की लगा दी, ये हमारा आउटपुट सर्किट हो गया। तो हमारे पास जो कोई भी ट्रांसफार्मर है वो दो टाइप के होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। जो वोल्टेज को बढ़ा देता है उसको हम कहते हैं स्टेप अप, जो वोल्टेज को घटाने का काम करता है उसको हम कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। नाउ इट्स वर्किंग एंड थ्योरी। तो हम यहाँ पर प्राइमरी के बीच में वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं जिसको आपने इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना है। तो हमने यहाँ पर प्राइमरी में वोल्टेज लगा दी EP इज़ इक्वल टू E0 साइन ऑफ ओमेगा t। इसको हम इनपुट वोल्टेज भी कह सकते हैं या प्राइमरी वोल्टेज। आउटपुट हमने R के क्रॉस लेना है। लेट ES इज़ द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस R। तो यहाँ पर अगर हम एज्यूम करते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स लीक नहीं हो रहा, तो सारा इनपुट का फ्लक्स कहाँ जाएगा? आउटपुट में। तो इनपुट की पावर किसके इक्वल होनी चाहिए? आउटपुट की पावर के। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वोल्टेज इनटू करंट, वोल्टेज इनटू करंट। तो प्राइमरी का वोल्टेज इनटू करंट इधर ले लिया, ये ले लिया सेकेंडरी का वोल्टेज इनटू करंट। दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। IP इज़ द प्राइमरी कॉइल करंट, IS इज़ द सेकेंडरी कॉइल करंट, ES इज़ द वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल। तो जैसे हमें पता है कि इनपुट पावर और आउटपुट पावर इक्वल हैं, तो यहाँ से IP की वैल्यू क्या आ जाएगी? ES अपॉन EP इंटू IS। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। अब फैराडे के अकॉर्डिंग इंड्यूस्ड EMF पर टर्न इज सेम इन बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी टर्न्स। हमें पता है इंड्यूस्ड EMF क्या होता है? d∅dt। तो EP इज द टोटल इंड्यूस्ड EMF। तो NP टर्न्स हैं, तो एक टर्न के हिस्से में कितना इंड्यूस्ड EMF आया? EP अपॉन NP। इसी तरह से इंड्यूस्ड EMF इन द सेकेंडरी कितना है? ES, और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है? NS। तो एक कॉइल के हिस्से में कितना आया EMF? ES अपॉन NS। तो ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 से हम और क्या निकाल सकते हैं? ES अपॉन EP इज इक्वल टू NS अपॉन NP। इसको हम K सिंबल दे देते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 4 और K का नाम है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। अगर हम फोर्थ इक्वेशन की वैल्यू सेकंड में पुट कर दें, ES बाई EP की जगह मैंने पुट कर दिया NS बाई NP, तो IP किसके इक्वल हो गया? K इंटू IS, या IS किसके इक्वल हो गया? IP अपॉन K। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है? NS इज ग्रेटर देन NP, दैट मीन्स K इज ग्रेटर देन 1। तो IS की वैल्यू क्या होगी? IP से कम होगी। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स में सेकेंडरी की वोल्टेज प्राइमरी से ज़्यादा होती है, लेकिन सेकेंडरी का करंट प्राइमरी से कम होता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होगा कि हम NP की वैल्यू को NS से ज़्यादा लेंगे, मीन्स प्राइमरी की टर्न्स सेकेंडरी से ज़्यादा होंगी। तो K की वैल्यू 1 से कम होगी। K की वैल्यू 1 से कम होगी तो ES की वैल्यू EP से कम होगी और IS की वैल्यू IP से ज़्यादा होगी। कहने का मतलब अगर वोल्टेज को हम स्टेप डाउन कर रहे हैं तो सेकेंडरी की वोल्टेज तो कम है, लेकिन सेकेंडरी का करंट क्या है? ज़्यादा है। नाउ वी डिराइव द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब हमें फर्स्ट इक्वेशन पता है, वो हमने दोबारा से लिख ली। फर्स्ट इक्वेशन से IP निकाल लिया। फोर्थ इक्वेशन से ES बाई EP की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, NS बाई NP हो गया। अब हमने क्या किया यहाँ पर? इसको हमने फिफ्थ इक्वेशन का नाम दे दिया। हमें पता है कि अगर सेकेंडरी का करंट है तो वो सेकेंडरी की वोल्टेज को सेकेंडरी के रेजिस्टेंस से डिवाइड करने पर मिलेगा। ये वैल्यू भी पुट कर दी हमने यहाँ पर फिफ्थ इक्वेशन में। अगेन फ्रॉम इक्वेशन 4 ES किसके इक्वल है? EP NS अपॉन NP।
तो ये सारी इक्वेशन, सारी टर्म्स हम किस में पुट कर रहे हैं, फिफ्थ इक्वेशन में। फिफ्थ इक्वेशन में हमारा NS/NP ES/R आ चुका था। ES की वैल्यू ये वाली पुट कर दो, तो ये एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास। इसमें NS/NP का होल स्क्वायर आ गया, EP/R, इस साइड IP। EP को सेपरेट कर लो, बाकी सारी टर्म्स को एक साइड ले जाओ। अब IP को भी सेपरेट रहने दो। ब्रैकेट में क्या आ गया, R NP/NS का होल स्क्वायर। R इक्विवेलेंट, अब आपको पता है कि वोल्टेज क्या होती है, करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो ये सारी टर्म एक तरह से रेजिस्टेंस को शो कर रही है। तो R इक्विवेलेंट क्या होगा, R NP/NS का होल स्क्वायर। तो R इक्विवेलेंट वो रेजिस्टेंस है जो कि प्राइमरी टर्न्स को फील होगा, एक्सपीरियंस करेगी प्राइमरी टर्न्स। प्राइमरी में हमने एक्चुअली कोई रेजिस्टेंस लगाया नहीं था, लेकिन फिर भी वहाँ पर अपने आप एक रेजिस्टेंस अपीयर हो जाएगा, और वो रेजिस्टेंस किसके इक्वल होगा, R इक्विवेलेंट। इसका मतलब प्राइमरी का रेजिस्टेंस आउटपुट के मीन्स सेकेंडरी के रेजिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है, प्राइमरी की नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर भी, और सेकेंडरी की नंबर ऑफ टर्न्स, इन सब के ऊपर डिपेंड करता है। We discuss about the efficiency of transformer. Efficiency का सिंबल होता है ईटा। ईटा इज इक्वल टू आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। हमें पता है कि आउटपुट पावर हमेशा इनपुट से कम ही रहती है, तो इसका मतलब ईटा कभी भी 100% नहीं हो सकता, वो हमेशा 100% से कम रहेगा। इसका लास्ट टॉपिक है एनर्जी लॉसेस इन द ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर में बहुत टाइप के एनर्जी लॉसेस होते हैं जो हमने डिस्कस किए। फर्स्ट है कॉपर लॉस। हमें पता है कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी टर्न्स होती हैं वो कॉपर वायर्स की बनी होती हैं। जब हम वहाँ से करंट का फ्लो करवाते हैं तो वायर्स में हीट जनरेट हो जाती है, तो इस हीट लॉस को हम क्या कहते हैं, कॉपर लॉस। नाउ आयरन लॉस। आपको पता है कि जो ट्रांसफॉर्मर का कोर है वो आयरन का बना हुआ है, सॉफ्ट आयरन का, और जब वहाँ से करंट का फ्लो करवाते हैं तो वहाँ जो एनर्जी है वो हीट की फॉर्म में लूज हो जाती है, तो उस लॉस को हम क्या कहते हैं, आयरन लॉस। हिस्टेरिसिस लॉस, ये भी हम कंसेप्ट पहले से पढ़ चुके हैं। जब हम साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन को रिपीट करते हैं बार बार, तो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कुछ फॉर्म, कुछ पार्ट वहाँ वेस्ट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं हिस्टेरिसिस लॉस। लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। आइडियल केस में तो हम मानते हैं कि प्राइमरी का जितना फ्लक्स है वो सेकेंडरी में चला जाता है, लेकिन वास्तव में क्या होता है, प्राइमरी का कुछ फ्लक्स एनवायरनमेंट में लीक हो जाता है, तो इसलिए वो भी हमारा एक एनर्जी लॉस है, सारा फ्लक्स सेकेंडरी में नहीं पहुंच पाता। नाउ हमिंग नॉइस, जहाँ पे भी हम ट्रांसफॉर्मर यूज़ करते हैं वहाँ कुछ ना कुछ साउंड जनरेट होती है, तो इसका मतलब हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कुछ पार्ट साउंड के रूप में भी वेस्ट हो रहा है, तो ये आपके थे एनर्जी लॉसेस इन द ट्रांसफॉर्मर।